ठीक है, लास्ट क्लास में आपने डाइपोल के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, और उसके बाद आपने डाइपोल को प्लेस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उससे दो फेनोमेना आपने देखे थे कि इस पर टॉर्क एक्ट करता है पीई साइन थीटा, और इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, वर्क डन का भी फॉर्मूला आया था इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ओके, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने जो भी स्टडी किया था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करके स्टडी किया था डाइपोल को। आज हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करेंगे। ओके, तो यहाँ देखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक चीज तो कंफर्म है, जो आपका यूनिफॉर्म में नेट फोर्स का वैल्यू 0 आ रहा था, ठीक ना, वो 0 अब नहीं आएगा। ठीक, और दूसरी बात, जो टॉर्क जो यूनिफॉर्म में भी 0 नहीं था, यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज बस याद रखना ओवरऑल, कि जब आप किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उसमें नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप ये देख लो। मान लो ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, लाइंस पैरेलल तो है मगर गैप इसमें ज्यादा है, तो ऐसे भी कह सकते हो। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सपोज ये जो है कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये हो सकता है कि फंक्शन हो टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, या हो सकता है फंक्शन हो किसका, पोजीशन का, मतलब पोजीशन के साथ चेंज कर रहा हो। तो इस केस में जब आप कोई डायपोल यहाँ प्लेस करोगे, सपोज ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो उस केस में होगा क्या कि इस पर जो फोर्स लगेगा, ओके, इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, या F माइनस फोर्स है, या F प्लस फोर्स है। तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं, F प्लस और F माइनस, इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट आने वाला है। ओके, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट आएगा, ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड इनका बेसिकली डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, आपका Q जो है वो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, ये E चेंज करेगा तो फोर्स भी चेंज करेगा। तो उस केस में ये वाला फोर्स और ये फोर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, दैट्स व्हाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे और नेट फोर्स आपका 0 नहीं आएगा। तो ओवरऑल याद क्या रखना है, व्हेन अ शॉर्ट डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स इज नॉट 0। ओके, नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। अब इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ, जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में का एक एग्जांपल यहाँ समझो। फर्स्ट एग्जांपल, कि मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी भी पॉइंट P पर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज K मॉड Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वैरी कर रहा है जैसे जैसे आप पोजीशन को चेंज करो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक डायपोल को प्लेस कर दिया, यहाँ पर माइनस Q और प्लस Q। ठीक है, अब मुझको ये बताओ, कौन, ये जो डायपोल है वो ट्रांसलेशन मोशन करेगा या नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं कि डायपोल मूव करना स्टार्ट करेगा, अगर मूव करेगा तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। यूज करो कॉन्सेप्ट, आ जाएगा आंसर। ये चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा या चार्ज से दूर जाएगा ये डायपोल, यहाँ से देख सकते हो सकता है अट्रैक्ट करे। ठीक है, देख लेते हैं। चलो यहाँ देखो, ये क्यू है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस, तो ये मैंने डायपोल मोमेंट ड्रॉ कर दिया माइनस से प्लस के डायरेक्शन में। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है, सपोज ये डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि इस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा, टॉर्क इस डायपोल पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, P क्रॉस E। इसको आप लिखोगे P E साइन 0 डिग्री, देख सकते हो इसी के लाइन के अलॉन्ग है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा ना, तो ये 0 डिग्री, तो ये कितना हो गया, Pe साइन 0 क्या होता है, 0, तो कितना हो गया, टॉर्क 0। मतलब ये डायपोल जो है वो रोटेट तो नहीं करने वाला है, ऐसा नहीं कि ये इस तरह से रखा हुआ ये घूमना स्टार्ट कर दे, रोटेट करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि टॉर्क का वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, U इज इक्वल टू माइनस Pe या P डॉट ई, Pe cos थीटा, यही फॉर्मूला। ये है माइनस P। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर, फॉर्मूला पता है K Q बाई R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, K Q बाई R स्क्वायर हो गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 हो गया। हो गया, तो ओवरऑल देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहा है, माइनस P K Q बाई R स्क्वायर। ओके, ये आप चाहो तो याद रख सकते हो।
पोटेंशियल एनर्जी इन अ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है इस डाइपोल के अंदर वो इतना होता है। ठीक है, और थोड़ा इसको आगे ले जाते हैं। ओके, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। जो वर्क डन होता है वो किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। लास्ट क्लास में बताया था। तो ये रिजल्ट आई थिंक 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। नेगेटिव वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब आपका कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने 11th क्लास में। जब आपका सिस्टम पॉजिटिव वर्क करता है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी घटता है, ठीक ना। जब सिस्टम नेगेटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक ना। तो यहाँ देखो एक बॉल है जिसको आपने ड्रॉप कर दिया एक पार्टिकुलर हाइट h से। ओके, h हाइट से आपने ड्रॉप कर दिया। अब ये बॉल जो है वो नीचे को आ रहा है। यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, v1, तो ये था mgh। जब ये फाइनली ग्राउंड पर आ जाएगा तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, mgh में h जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो नीचे के डायरेक्शन में है। तो यहाँ देखो वर्क डन, अगर मैं पूछूं ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये वर्क डन कैसा हो रहा है, तो फोर्स भी नीचे के डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे के डायरेक्शन में है। तो वर्क डन आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो जब वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो आप ये देखो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप देख सकते हो पहले mgs था, अब कितना हो गया, जीरो। इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि जब सिस्टम जो है पॉजिटिव वर्क करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता है। वही चीज मैंने यहाँ लिखा, इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर सिस्टम नेगेटिव वर्क करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, दैट इज डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, du इज इक्वल टू माइनस dw। ठीक है, वर्क डन को आप लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस ओके f डॉट dr। ठीक है, या f इज इक्वल टू du अपॉन dr। ये जो फॉर्मूला आप डिराइव किया आपने, याद रखना सिर्फ ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है, माइनस du अपॉन r। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देंगे जिसमें पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ x या एज अ फंक्शन ऑफ r। उसमें पूछा जाएगा फोर्स क्या होगा, तो ये माइनस साइन रख करके डिफरेंशिएट कर देना, फोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले पर। हम लोग इसको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट आएगा, वो याद कर लेना आपको। f इज इक्वल टू माइनस u की जगह ये वैल्यू पुट करो, माइनस पी के क्यू बाई आर स्क्वायर, डी आर नीचे है ना, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, डी आर। चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस पी के क्यू, 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मैं पूछ रहा हूँ 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई आर क्यू। ओके, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ माइनस 2 बाई आर क्यू। ओके, तो फाइनल रिजल्ट आपका आ रहा है, फोर्स का जो फॉर्मूला आ रहा है, F इज इक्वल टू 2 पी के क्यू बाई आर क्यू। ये है आपका फाइनल रिजल्ट। आप चाहो तो याद रख सकते हो, ये आपके बोर्ड के लेवल का नहीं है, ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, याद रख सकते हो। ये नहीं याद रख सकते हो तो आप स्टेप याद रखो कि हम लोग ने इसमें स्टार्ट कैसे किया था। ठीक है, एक बार और देख लो स्टार्टिंग से मैंने किया है। तो मैंने जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को प्लेस किया। तो नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हो सकता है टाइम के साथ चेंज कर रहा हो या पोजीशन के साथ चेंज कर रहा हो। तो उस केस में जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करते हो तो उस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये फोर्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, क्योंकि फोर्स का वैल्यू क्यू ई होता है। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है तो फोर्स भी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इससे क्लियरली आप देख सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोजीशन के साथ इनवर्सली रिलेशन है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक शॉर्ट डायपोल को प्लेस कर दिया और मैंने पूछा कि इस पर टॉर्क कितना ऐड करेगा, फोर्स कितना ऐड करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। P क्रॉस E में आप ये देखो PE साइन 0 डिग्री, इस केस के लिए तो 0 डिग्री होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और P भी इसी डायरेक्शन में। तो इसका टॉर्क 0 होने का मतलब ये हो गया कि ये टॉर्क, ये जो डायपोल है वो रोटेट नहीं करने वाला है। ठीक, बाकी ये मूव करेगा या नहीं करेगा, ट्रांसलेशन मोशन ऐसा होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला चाहिए था। फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने
से पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा का जीरो रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट कर दिया KQ/R स्क्वायर। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि आपका ये जो फोर्स जो इन्वॉल्व हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में आपने ये चीज पढ़ा है कि नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और F इज इक्वल टू माइनस du/dr। यू की जगह आपने ये वैल्यू पुट किया, डिफरेंशिएट किया, तो फाइनल फोर्स का रिजल्ट ये आया। तो ये रहा वो फोर्स जो इस पर एक्ट करेगा और जिसकी वजह से इसमें ट्रांसलेशन मोशन होगा, ये डाइपोल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये मूव कौन से डायरेक्शन में करेगा। ये तो सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया, ये मूव कौन से डायरेक्शन में करेगा, लेफ्ट की तरफ करेगा या राइट की तरफ करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करो, और मुझको ये बताओ इस चार्ज की वजह से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, ए पॉइंट पर ज्यादा है या बी पॉइंट पर ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे आप पॉइंट चार्ज से दूर जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मतलब यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये देखो नेगेटिव है, मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्ट करता है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, तो ओवरऑल आपका ये जो डाइपोल है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ ये भी आए कि अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो इस केस में ये अट्रैक्ट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखो, मान लो ये आपका पॉइंट चार्ज है Q, और इस बार आपने क्या किया, डाइपोल को ऐसे इस तरह से प्लेस कर दिया, इस तरह से प्लेस कर दिया है प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q। मतलब इस बार डाइपोल जो है वो इसके अलोंग नहीं रखा हुआ, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ। P का डायरेक्शन इस बार इसके 90 डिग्री पर है, इससे पहले वाले केस में इसके अलोंग में था। हाँ बिल्कुल रोटेशनल होगा। यहाँ देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखेंगे और फिर इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्ट करेगा, तो ये रहा फोर्स। ठीक है, F माइनस इसको लिख दो। ठीक, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक्ट करेगा, तो इसको आप नाम दे दो F प्लस। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों फोर्स जो है इसको रोटेट कराएंगे, इसको जो है ना रोटेट करा देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस केस में आप जानते हो नेट फोर्स जो है, सॉरी नेट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है, इसमें रोटेशन होगा, और नेट फोर्स भी जीरो नहीं है, नेट फोर्स भी जीरो नहीं। क्या आपको लगता है ये दोनों फोर्स सेम है? ये दोनों फोर्स डिफरेंट है ना, कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या? आप डायरेक्शन देखो ना, ये थोड़ा इंक्लाइंड है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है इस तरह से, ये इस तरह से इंक्लाइंड है, ये इस तरह से इंक्लाइंड है। ठीक ना, इसका अगर आप कंपोनेंट भी ब्रेक करोगे तो एक लेफ्ट राइट को जाएगा, एक अपवर्ड जाएगा। इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक देखो आप एक लेफ्ट को जाएगा, एक अपवर्ड जाएगा, तो इसका दोनों कंपोनेंट अपवर्ड जा रहा है, इसका भी कंपोनेंट एक अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है, कहाँ कैंसिल हो रहा है? ठीक है, तो नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा और नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, बस यही याद रखना है इसमें। तो ये थोड़ा हटके मैंने बता दिया आपको थोड़ा। फिर आते हैं बोर्ड लेवल पर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। अब देखो जैसे लास्ट क्लास में आपने ये देखा था, जब आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को प्लेस करते हो तो उस पर टॉर्क लगता है पीई साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं फिर से वही कर रहा हूँ कि एक डाइपोल को प्लेस कर रहा हूँ, माइनस प्लस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इस पर टॉर्क एक्ट करेगा और ये रोटेट करेगा। ये रोटेट करने वाला है कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करता है, देखो होता है क्या, ये जब रोटेट करके नीचे आने लगता है इस तरह से, तो अपने इनर्शिया की वजह से ये इस तरह से नीचे जो आने लगता है, तो अपने इनर्शिया की वजह से एकदम से यहाँ पर आकर रुक नहीं जाता है, ये अपने इनर्शिया की वजह से ये नीचे चला जाता है। ठीक है, अपनी इनर्शिया की वजह से ये नीचे चला जाता है इस तरह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। फिर जब ये यहाँ पर आता है तो ये फोर्स इस तरह से एक्ट करता है, इस तरह से एक्ट करता है। अब ये दोनों फोर्स मिलकर के इसको वापस ले जाना चाह रहे हैं, तो फिर से ये सेंटर पर आकर के रुकता नहीं है, थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो फिर से ये सिचुएशन कंटिन्यू होता चला जाता है, और ये जो है इसका यहाँ पर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है, इस डायपोल का यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ क्या होगा। ठीक है, सिचुएशन समझिए, टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क की वजह से रोटेशन आता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो एकदम से रुकता नहीं है, नीचे चला जाता है, फिर नीचे से ऊपर आ जाता है, तो उसका एक तरह से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपको बताना है। तो टॉपिक है आपका डाइपोल ऑसिलेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
इसमें टॉर्क कितना ऐड कर रहा है, इस पर टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, ठीक है। एक टॉर्क और है जो इस पर एक्ट कर रहा है, एक टॉर्क है जो इसको वापस लाना चाह रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस पीई साइन, माइनस पीई साइन थीटा। माइनस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क है। ये रीस्टोरिंग टॉर्क कहने का मतलब ये जो है टॉर्क जो इसको वापस लेकर आ रहा है। रीस्टोरिंग टॉर्क का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा एसएचएम में, माइनस साइन इंडिकेटिंग द रीस्टोरिंग टॉर्क। तो सपोज आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वो बहुत स्मॉल है। ओके, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जब बहुत स्मॉल होगा तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। तो आपका रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई इंटू थीटा, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, पीई इंटू थीटा। आई इंटू अल्फा टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई आई इंटू थीटा। ओके, ये आपका एक फॉर्मेट में सेट हो गया। ये फॉर्मेट है एसएचएम का फॉर्मेट। तो एसएचएम में अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा है तो उसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता था अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में आता था। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करो तो आपको ये पता चल गया कि ये बॉडी जो है वो हार्मोनिक मोशन तो कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन तो कर रहा है, मगर ऑसिलेटरी में भी कौन सा मोशन है, एसएचएम का मोशन है। तो जब बॉडी एसएचएम करता है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करता है। तो जब आप इस फॉर्मूले से ऊपर वाले फॉर्मूले को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओमेगा का वैल्यू जो है वो अंडर रूट पीई बाई आई है, पीई बाई आई है, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई आई बाई पीई। फॉर्मूला याद रख सकते हो, डायरेक्ट यूज होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई, ठीक है। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी है डाइपोल मोमेंट, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, यहाँ देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो 1 बाई टाइम पीरियड से, ठीक। तो ये था आपका ओवरऑल डाइपोल। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अलग टाइप का टॉपिक है। अब हम लोग थोड़ा मोशन को कंसीडर करेंगे, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इस पर फोर्स एक्ट करता है, एफ इज इक्वल टू क्यू, मैंने आपको बताया था। तो जब उस बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन आएगा। ओके, उस एक्सेलरेशन की वजह से वो मूव करेगा। तो जब वो मूव करेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका वेलोसिटी होगा, अगर वेलोसिटी है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पूछ सकते हैं ना। तो बस इसीलिए ये टॉपिक बन जाता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें केस फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर आपने एक चार्ज को प्लेस कर दिया Q, ठीक है। तो जैसे ही इस चार्ज Q को आप प्लेस करोगे तो इस पर फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग एक्ट करेगा F। ओके, और इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, QE, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, QE बाई M, QE बाई M एक्सेलरेशन आएगा। इसमें देख सकते हो इतना एक्सेलरेशन आएगा जिसकी वजह से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आप देखो Q का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कांस्टेंट है, ओके, और मास भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन इस पर एक्ट कर रहा है, ये जो एक्सेलरेशन इस पर एक्ट कर रहा है ये कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और आपको पता होना चाहिए कि जब किसी बॉडी पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट करता है ये तीन फॉर्मूला वैलिड हो जाता है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों फॉर्मूला वैलिड है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आफ्टर टाइम p इसका वेलोसिटी क्या होगा, कि t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी मान लो 0 है, जैसे आप प्लेस कर रहे थे तो प्लेस किया तो इसका मतलब 0 है। एक्सेलरेशन की जगह आप ये लिखोगे QE बाई M इंटू टी। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ओके। मतलब टाइम के साथ इसका जो स्पीड है वो बढ़ता चला जाएगा, ओके, टाइम के साथ इसका स्पीड जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा बताओ टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या टी टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। अगर आपको एस फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी तो 0 हो गया, एस इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो कि आपका एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, ओके।
ठीक है, स्क्वायर का रिलेशन है। और अगर मैं पूछूं कि ये मोशन में है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, तो टी टाइम के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टी टाइम के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कर दो, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ, टाइम के साथ रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है, और यहाँ भी स्क्वायर का रिलेशन। केस फर्स्ट। ठीक है, ये बहुत इजी केस था, इसमें कुछ नहीं था, बस एक्सेलरेशन की जगह आपको क्यू ई बाई एम प्लेस करना था। ठीक है, नेक्स्ट केस इंटरेस्टिंग है, वो 2D मोशन, मतलब ये बॉडी तो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है ना, तो मोशन इन 1 डायमेंशन का ये एग्जांपल हो गया आपका। ठीक है, अब मोशन इन 2 डायमेंशन समझेंगे। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, केस 2। ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे से देखना। इसमें जो आपका चार्ज पार्टिकल इंटर हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग इंटर हुआ था। क्या हो अगर चार्ज पार्टिकल इसके 90 डिग्री पर इंटर, ओके, मतलब ये सिचुएशन, मान लो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मींस वाई एक्सिस के अलाउंग, और इसमें जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, ओके, ये रहा क्यू चार्ज पार्टिकल, और इस तरह से वो इंटर हो रहा है यू स्पीड से, हॉरिजॉन्टली इंटर हो रहा है, मतलब 90 डिग्री के साथ इंटर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाह रहा है। ठीक है, मगर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में है, तो इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ओके, एफ इज इक्वल टू क्यू ई जो फोर्स एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में है तो फोर्स भी क्या होगा, अपर डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाई एम एक्सेलरेशन, तो इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्यू ई फोर्स है अपर डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, अपर डायरेक्शन में। अब ये बॉडी जो है वो जाना चाह रहा है स्ट्रेट, मगर एक्सेलरेशन जो है अपर डायरेक्शन में, तो जिसकी वजह से होगा क्या कि स्ट्रेट नहीं जा पाएगा, ये चला जाएगा, इस तरह से इसका पाथ हो जाएगा, ये एक तरह से समझो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी तो ऐसा ही होता था, बॉडी स्ट्रेट जाना चाह रहा था और उसमें जी जो है वो नीचे एक्ट करता था, 90 डिग्री पर एक्ट करता था, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता था। तो ये भी एक केस हो गया आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का, जहां जहां पर आप जी लिखते थे वहां वहां पर आप एक्सेलरेशन लिखोगे क्यू ई बाई एम, बस यही डिफरेंस है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो जो भी फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में वैलिड था वो यहाँ पर भी वैलिड हो गया, बस जी की जगह लिखोगे क्यू ई बाई एम। ओके, और अच्छे से डिराइव कर देते हैं यहाँ पे, ये देखो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है कौन से डायरेक्शन में, जे कैप में, अपवर्ड डायरेक्शन में। आपका जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो है यू कौन से डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, क्यू ई बाई एम है कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज जे कैप में। ठीक है, अगर मुझको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट, तो आप फॉर्मूला लिखोगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब बॉडी जो है वो इनिशियली यहाँ पर था, मान लो किसी टाइम के बाद यहाँ पर पहुंच गया होगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग हो गया ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो, यही है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको पॉइंट ओ मान लो और इसको पॉइंट पी मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ओपी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओपी या आर वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर कहो या ओपी वेक्टर कहो। यू का वैल्यू क्या है, यू आई कैप, यू यू टी लिख देता हूँ, आई यहाँ लिख देता हूँ, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे क्यू ई बाई एम, यहाँ पर जे कैप, आर इज इक्वल टू यू टी आई कैप प्लस हाफ क्यू ई टी स्क्वायर बाई एम जे कैप। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स का, और ये डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, आर वाई। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ओके, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स का वैल्यू क्या है, आर एक्स के इक्वल, दैट इज यू टी, ओके, और वाई का वैल्यू क्या है, ये वाला टर्म हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, मुझको ये बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब तो ये स्ट्रेट चला जाता। ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये बेंड हो गया, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह पाथ हो गया इसका। ये जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को आपने क्या नाम दिया, वाई, और ये डिस्टेंस क्या है, एक्स। ओके, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये स्ट्रेट चला जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब ये यहाँ पहुंच गया, कितना ऊपर चला गया, वाई। तो वाई को हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं, और इस पर क्वेश्चन पूछा गया कई बार।
डिफ्लेक्शन। ठीक है, आप एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है जिसमें ये बताया गया है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि कौन से चार्ज का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इस तरह से क्वेश्चन था। तो जिसमें Q बाई एम का रेशियो सबसे ज्यादा होगा उसी में डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, टाइम सभी के लिए सेम दिया गया है। तो y जो है याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाई एम रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका Q बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका x है और ये आपका y है, तो आप चाहो तो x और y में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दे, ये सब कुछ आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ इसमें। ओके, तो y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम, टी स्क्वायर की जगह लिखोगे आप एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो पाथ कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक। तो मैंने सही ड्रॉ किया है, पैराबोलिक पाथ। ओके, वैसे आपको सब कुछ क्लियर था, पैराबोलिक ही होगा क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है, तो पैराबोलिक पाथ है। और इसमें y क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। आप चाहो तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो कि जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा इसका वेलोसिटी चेंज हो चुका होगा। अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी मान लो क्या है, v है, तो आप चाहो तो इस v का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, v का फॉर्मूला यूज करोगे u प्लस ए टी। ओके, u प्लस ए टी, u का वैल्यू क्या है, u कौन से डायरेक्शन में, आई कैप में। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, क्यू ई बाई एम, कौन से डायरेक्शन में, जे कैप में। ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या समझे, ये आई कैप में है मतलब ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, और ये जे कैप में है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी का ये वाई कंपोनेंट है। हो गया, फाइंड आउट हो गया। वी एक्स क्या है, यू के इक्वल, वैसे भी आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में अगर हॉरिजॉन्टल में यू है तो बाद में भी क्या होगा, यू होगा, इसलिए वी एक्स का वैल्यू यू के इक्वल। ठीक, इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंपेयर करके पढ़ लो, ये टॉपिक बहुत इजी है, प्रोजेक्टाइल मोशन से कंपेयर करो। ठीक, और वी वाई का वैल्यू ये है वी वाई क्यू ई बाई एम टी, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया। मतलब इस तरह से ये वेलोसिटी वी है इस डायरेक्शन में, मैं यहाँ पर फ्रेश ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v। ओके, ये इसका x कंपोनेंट है। ओके, ये इसका y कंपोनेंट है। x कंपोनेंट u के इक्वल है और y कंपोनेंट का फॉर्मूला ये है। ठीक, आप चाहो तो ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो, tan अल्फा यूज कर लो, ये tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई का वैल्यू जो है वो क्यू ई बाई एम इंटू टी, और ये नीचे में u। आप चाहो तो यहाँ से अल्फा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब बस कैलकुलेशन है, ये एक्चुअली सब क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आपने किसको निगलेक्ट किया है, जी को निगलेक्ट किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है कि आपने जी को निगलेक्ट किया, आपने जी को कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, आपने एक्सेलरेशन जो है वो कौन से डायरेक्शन में कंसिडर किया, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इस चार्ज के पास मास है तो जी नीचे एक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको आप निगलेक्ट कर रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज निगलेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था ये, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास था ये। ठीक ना, हो सकता है कि इस क्लास से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। ठीक ना, इस कॉन्सेप्ट से नहीं, डायरेक्ट इसी पेज से ही क्वेश्चन बन सकता है जो आज आपने सीखा, ये सब कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी आज मैंने बताया आपको। तो ये थोड़ा अलग टॉपिक था, मैंने भी इससे पहले ये टॉपिक इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया कभी क्लास में। ठीक है, तो मुझको लगा ये बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।